आज खंड 3 औद्योगिक क्षेत्र की इकाई 9 में हम औद्योगिक नीति और समृद्धि का अध्यापन करेंगे। मैं डॉक्टर नामिका चौधरी आज आपके समक्ष इस इकाई का अध्यापन आपके साथ साझा करूंगी। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात भारत के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनाया गया व्यापक प्राधार इंगित कर सकें। वर्ष 1956 से 1951 के दौरान अपनाई गई 3 उद्योग नीतियां 1956, 1977 व 1980 के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कर सकें। वर्ष 1991 की नई उद्योग नीति के प्रमुख अभिलक्षणों पर चर्चा कर सकें। अपने प्रमुख चरणों में भारत में औद्योगिक समृद्धि में रुझानों का विश्लेषण कर सकें तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्राकार्य एवं चुनौतियों को बता सकें। सभी विकसित देशों ने आर्थिक विकास का एक सर्वमान्य प्रतिमान अपनाया है, जिसमें कुल उत्पादन में कृषि के अंश में क्रमिक गिरावट और उद्योग के अंश में निरंतर वृद्धि देखी गई है। तथापि 1950 के दशक तक औद्योगिक समृद्धि अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी और फिर सभी विकसित देशों में समान ऊंचाई पर विद्यमान रही। तभी से कुल उत्पादन में सेवा क्षेत्र का अंश उन देशों में निरंतर बढ़ता रहा है। इन देशों में रोजगार में वृद्धि में राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि का प्रतिमान अपनाया जाना देखा जाता रहा है। भारत प्रधान रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था ही रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के विनिर्माण क्षेत्र में विश्वव्यापी बाजार के साथ हस्तशिल्प और वस्त्र शामिल हैं। उसके सूती व रेशमी वस्त्र, छोटे वस्त्र, काष्ठ हस्तशिल्प आदि उत्पाद व कुछ औषधीय उत्पाद घरेलू मांग पूरा करने के बाद निर्यात कर दिए जाते थे। किंतु अंग्रेजी सरकार की नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प को अवनति की ओर प्रवृत्त कर दिया। उदाहरण के लिए कच्चा माल बहुत ही सस्ती दरों पर भारत से निर्यात होता था और इंग्लैंड से वापस लाए गए ऊंची कीमत के तैयार उत्पाद भारतीय बाजारों में बेचे जाते थे। अंग्रेजी सरकार की इस प्रकार की विधिदात्मक विभेदीकरण की जो नीति थी, उसने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फिर भी स्वातंत्र्योत्तर भारत में देश के औद्योगिक विकास की दिशा तय करने के लिए औद्योगिक नीतियों की एक श्रृंखला तैयार की गई। 90 के दशक पूर्व की नीतियां को अगर हम देखें तो भारत के औद्योगिक विकास हेतु जो प्रथम नीति थी वो सन 1948 की औद्योगिक नीति घोषणा थी। इस नीति में एक ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई जिसमें सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी महत्व दिया गया, किंतु निजी क्षेत्र को उपयुक्त विनियम के साथ ही कार्य करने की अनुमति मिली थी। इस नीति के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। उद्योगों का विभाजन। उद्योगों को 4 वृहद श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में हथियार और गोला बारूद, आणविक ऊर्जा, रेल परिवहन आदि रखे गए, जिन पर केंद्र सरकार का ही अनन्य एकाधिकार रहेगा। दूसरी श्रेणी में कोयला, लौह इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ एवं बेतार उपकरण, रेडियो सेट को छोड़कर तथा खनिज तेल रखे गए। इन उद्योगों में नई इकाइयां केवल केंद्र सरकार द्वारा ही लगाई गई। तीसरी श्रेणी में उद्योग निजी उद्यम के लिए छोड़ दिए गए। उनका संचालन सरकार के नियोजन एवं विनियमन के अधीन रहा। इस श्रेणी में शामिल किए गए उद्योग थे मोटर वाहन, ट्रैक्टर, मूल गति उत्पादक,
विद्युत अभियांत्रिकी, भारी यंत्र समूह, यंत्र उपकरण, भारी रसायन, उर्वरक, विद्युत रसायन उद्योग, इतर लौह युक्त धातुएं, रबड़, सूती एवं ऊनी वस्त्र, सीमेंट, चीनी, नमक, कागज एवं अखबारी कागज, वायु एवं जल परिवहन आदि। चौथी श्रेणी में शेष सभी उद्योगों को इस प्रावधान के साथ निजी उद्यम हेतु खुला छोड़ा, या कि यदि कोई उद्योग असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन करेगा तो राज्य उस पे हस्तक्षेप करेगा। विदेशी पूंजी की भूमिका अगर हम देखते हैं तो उसमें औद्योगिकरण की गति बनने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता को पहचाना गया, उसकी अहमियत को समझा गया। साथ ही यह शर्त रखी गई कि विदेशी पूंजी वाले उद्योगों में स्वामित्व एवं प्रबंधन भारतीयों के पास ही रहेगा। साथ ही साथ कुटीर एवं लघु उद्योगों की भूमिका को भी पहचाना गया। औद्योगिक विकास में कुटीर एवं लघु उद्योगों की भूमिका के महत्व को पहचाना गया, खासकर उनकी जो स्थानीय संसाधन सदुपयोग एवं रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त थे। श्रम नीति श्रम एवं प्रबंधन के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध को प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंधन में उचित वेतन एवं श्रम भागीदारी की नीति अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित की गई, क्योंकि ये समझा गया कि श्रम की अहमियत बहुत अधिक है। उपर्युक्त प्राधार में भारत के औद्योगिक विकास हेतु अभिकल्प तैयार किया गया और अगले 8 वर्षों तक उसका अनुकरण किया गया, अर्थात 1956 तक। फिर आई औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। उपर्युक्त औद्योगिक नीति 1948 के कार्यान्वयन पश्चात 8 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक का समापन रहा, और वर्ष 1951 में औद्योगिक विकास एवं विनियम अधिनियम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के भारी औद्योगिक आधार का निर्माण किए जाने पर जोर देने की शुरुआत हुई। इस पृष्ठभूमि के साथ औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 निम्नलिखित अभिलक्षणों के साथ स्वीकार किया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विभाजक। अब की बार औद्योगिक क्षेत्र को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम अनुसूची को अनुसूची ए से रेखांकित किया गया, जिसमें ऐसे 17 उद्योगों को शामिल किया गया जिनके विकास का अनन्य दायित्व केंद्र सरकार पर ही था, यथा हथियार एवं गोला बारूद तथा रक्षा उपस्कर की संबद्ध मदें, आणविक ऊर्जा, लौह एवं इस्पात, यंत्र समूह एवं उपकरण, गुरु विद्युत संयंत्र, तांबा, सीसा, जस्ता, रांगा आदि का खनन एवं प्रसंस्करण, वायुयान, वायु एवं रेल परिवहन, जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ व बेतार उपकरण, विद्युत का उत्पादन एवं वितरण आदि। इनमें से 4 उद्योगों यथा हथियार एवं गोला बारूद, आणविक ऊर्जा, रेलवे एवं वायु परिवहन पर सरकार का ही एकाधिकार निश्चित हुआ। शेष 13 उद्योगों में सभी नई इकाइयों को सरकार अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा स्थापित किया जाना था, परंतु निजी क्षेत्र में विद्यमान इकाइयों को बने रहने और विस्तार करने की अनुमति दे दी गई। दूसरी श्रेणी अनुसूची बी। इसमें ऐसे उद्योग शामिल किए गए जो सरकार के स्वभाव वाले थे और जिनमें निजी क्षेत्र उद्यमों से अपेक्षा की गई थी कि वे सरकार के प्रयासों के संपूरक सिद्ध होंगे। सभी खनिज जो अनुसूची ए में शामिल नहीं हुए थे, जैसे कि प्रतिजैविकी, उर्वरक, कृत्रिम रबड़, सड़क एवं सागर परिवहन आदि भी यहाँ शामिल किए गए।
केंद्र सरकार इन उद्योगों में अपनी भागीदारी बढ़ाते हुए नई इकाइयां स्थापित ही नहीं करेगी, बल्कि निजी क्षेत्र को नई इकाइयां लगाने एवं विद्यमान इकाइयों का विस्तार करने की अनुमति भी देगी। तीसरी श्रेणी, अनुसूची सी। इसमें अनुसूची ए और अनुसूची बी में सूचीबद्ध नहीं किए गए उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया, यद्यपि सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र भी इसमें भागीदारी कर सकती थी। उद्देश्य महज ये था कि निजी क्षेत्र के लिए एक अनुकूल वातावरण और अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे उद्योग में और प्रोत्साहन मिल सके। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की परस्पर निर्भरता को पहचाना गया। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को अलग-अलग अनन्य रहने के बजाय एक दूसरे पर निर्भर रहना था। 4 क्षेत्रों यथा हथियार एवं गोला बारूद, आणविक ऊर्जा, रेलवे एवं परिवहन को छोड़कर निजी क्षेत्र राज्य के लिए आरक्षित किसी भी अन्य क्षेत्र में कारगर हो सकते थे। सरकार भी श्रेणी सी में प्रवेश कर सकती थी। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की जरूरतें निजी क्षेत्र के सह उत्पादों से और निजी क्षेत्र के संस्थानों की जरूरतों से सरकारी क्षेत्र के सह उत्पादों से ही पूरा की जा सकती थी। लघु उद्योगों के महत्व को सराहना दी गई और उन्हें पहचाना गया। सन 1956 के प्रस्ताव ने भी रोजगार अवसर पैदा करने में आय एवं धन संपत्ति आदि को एक अधिक न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को पहचान दी गई। राज्य एक विभेदी कराधान नीति अपनाकर इस क्षेत्र की मदद करेगा, इसको सुनिश्चित किया गया। वह प्रत्यक्ष अनुदानों के माध्यम से भी लघु उद्योग क्षेत्र की मदद करेगा और अपनी तकनीकी को आधुनिक बनाने में उनको सहायता भी प्रदान करेगा। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र आपस में परस्पर निर्भरता को निभाते हुए औद्योगिक नीति में एक नया उत्साह लेकर आएंगे। क्षेत्रीय विषमताओं का निवारण। इस दृष्टि से कि औद्योगिकरण समग्र देश को लाभ पहुंचाए, सन 1956 के प्रस्ताव में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं एवं बिजली में सुधार का प्रस्ताव किया गया। राज्य परिवहन, बिजली व अन्य सेवाओं तथा समुचित राजकोषीय व अन्य नीतियों के माध्यम से निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेगा। सहकारी समितियों के रूप में संगठित उद्यमों को विशेष सहायता दी जाएगी। औद्योगिक शांति। यह स्वीकार भी किया गया कि समाजवादी लोकतंत्र में श्रमिक विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सहभागी है। श्रमिक को विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सहभागी मानते हुए औद्योगिक शांति को कायम रखने व श्रमिक के जीवन एवं उसकी कार्य दशाओं को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, इस पर भी गौर फरमाया गया। कौशल निर्माण। उक्त प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि देश में कुशल तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का अभाव है और इसलिए तकनीकी संस्थान एवं विश्वविद्यालयों में प्रबंधन पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। विदेशी पूंजी। सन 1948 के प्रस्ताव की ही भांति 1956 के प्रस्ताव में भी विदेशी पूंजी के संबंध में वही नीति अपनाए जाने का सुझाव दिया गया। सन 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के प्रति निजी उद्योगपति की ओर से कोई बहुत अनुकूल प्रत्युत्तर नहीं आया, क्योंकि वे प्रमुख भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही निभाए जाने के प्रति आशंकित थे। तथापि उक्त प्रस्ताव की समालोचना में समय की उन आवश्यकताओं को विचारार्थ ही नहीं रखा गया
जो औद्योगिक विकास को आगे ले जाने में एक सशक्त एवं गतिमान सार्वजनिक क्षेत्र को आवश्यक बना सकती थी। औद्योगिक नीति वक्तत्व 1977। औद्योगिक अनुज्ञापन लाइसेंस नीति जांच समिति 1968। सुबिमल दत्त समिति ने कार्यान्वयन में उन गंभीर समस्याओं को इंगित करते हुए अपनी रिपोर्ट सन 1969 में प्रस्तुत की, जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक थी। औद्योगिक अनुज्ञापन लाइसेंस नीति को जांच समिति 1967 में क्रियान्वयन किया गया। फरवरी 1970 में निजी क्षेत्र हेतु औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत राज्य के लिए अनारक्षित सभी क्रियाकलापों को खोलते हुए एक नई औद्योगिक अनुज्ञापन नीति एवं प्रक्रिया प्रस्तुत की गई। इसमें भी लघु उद्योगों की भूमिका पर बल दिया गया। निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण हेतु एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार आयोग गठित भी किया गया तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में भी विदेशी अंश पूंजी भागीदारी के साथ कंपनियों के लिए नए नियम प्रस्तुत किए गए। इस घटनाक्रम के आलोक में एक नई औद्योगिक नीति दिसंबर 1977 में घोषित की गई, जिसके मुख्य घटक निम्नवत हैं। पहला, लघु उद्योग क्षेत्र का विकास। उक्त नीति में सुझाव भी दिया गया कि लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र में जिसका भी उत्पादन हो सके, केवल उसी के द्वारा उत्पादन किया जाए। इस क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला, कुटीर एवं घरेलू उद्योग, जो कि एक व्यापक स्तर पर स्वयं रोजगार प्रदान करते हैं। औद्योगिक इकाइयों में यंत्र समूह एवं उपस्कर पर 1 लाख रुपए तक निवेश करने वाले तथा 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों में स्थित अति उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र को द्वितीय श्रेणी में बांटा गया। 10 लाख रुपए के निवेश एवं अनुषंगियों के मामले में 15 लाख रुपए की स्थिर पूंजी में निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों वाले लघु उद्योग को तीसरी श्रेणी में रखा गया। लघु उद्यमियों द्वारा वांछित सभी प्रकार का सहयोग एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए एक जिला उद्योग केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की एक अलग प्रशाखा खोली गई। अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत करने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग समिति के पुनरुद्धार का सुझाव भी दिया गया। जूते चप्पल एवं साबुनों में लघु उद्योग का अंश बढ़े और उसके श्रमिक वर्ग की धनोपार्जन क्षमता में सुधार हो, इस पर भी महत्व दिया गया। वृहद उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग इस क्षेत्र में रखे गए। पहला, आधारिक संरचना प्रदान करने व लघु एवं ग्राम उद्योगों के विकास में सहायतार्थ इस्पात, अलौह धातुएं, सीमेंट, तेल शोधन कारखाने आदि मूल उद्योग। दूसरा, मूल एवं लघु उद्योग दोनों के लिए यंत्र समूह आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजीगत माल उद्योग। तीसरा, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और कृषि व लघु उद्योग क्षेत्रों के प्रयोग हेतु वांछित उर्वरक। तथा चौथा, यंत्र उपकरण एवं कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन आदि उद्योग, जो कि लघु उद्योग हेतु आरक्षित सूची में नहीं थे, परंतु आर्थिक विकास के लिए अति अनिवार्य थे। वृहद व्यापार गृहों के प्रति जो दृष्टिकोण था, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बड़े उद्योग गृहों की समृद्धि को उनके आंतरिक रूप से जनित संसाधनों की राशि के प्रति असंगत माना गया। लोक वित्त संस्थानों एवं बैंकों से लिए गए ऋणों के साथ, जो कि उनकी अधिकांश परिसंपत्तियों का निर्माण करते थे, उक्त नीति के अंतर्गत
प्रयास किया गया कि कोई भी बड़ा व्यापार गृह बाजार में एकाधिकारी न बन बैठे। सार्वजनिक क्षेत्र भूमि का विस्तार। सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यकता के साथ-साथ सामरिक महत्व की मूलभूत वस्तुओं का भी उत्पादक होगा। वह उपभोक्ता को अनिवार्य संभार कायम रखने में एक स्थायित्वकारी शक्ति के रूप में काम करेगा और लघु उद्योग क्षेत्र को तकनीकी प्रबंधकीय विशेषज्ञता उपलब्ध कराकर अनुषंगी उद्योगों को बढ़ावा देगा। प्रौद्योगिकी स्वावलंबन को प्रोत्साहन। प्रौद्योगिकी के अंतर्वाह का सुझाव केवल ऐसे परिष्कृत एवं उच्च पूर्णता क्षेत्रों के लिए ही दिया गया जहां भारतीय प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से विकसित ना हुई हो। ऐसे क्षेत्रों में जहां विदेशी प्रौद्योगिकी की और अधिक आवश्यकता ना हो, विदेशी सहयोग के नवीनीकरण को हतोत्साहित किया गया। रुग्ण इकाइयों के प्रति दृष्टिकोण। यद्यपि सरकार ने स्वीकार किया कि रुग्ण इकाइयों में रोजगार को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है, उसकी रखरखाव लागत को भी ध्यान में रखा गया। दूसरे शब्दों में यह स्वीकार किया गया कि बीमार इकाइयों में पैसा लगाने की प्रक्रिया अनवरत नहीं चल सकती। आलोचकों का कहना है कि बिस्किट, जूते-चप्पल, चर्म उत्पाद आदि अनेक ऐसे उत्पाद हैं जिनका उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जाना ही आरक्षित था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं बड़े व्यापार गृहों द्वारा बनाए जा रहे हैं। बड़े उद्योग गृह इस प्रस्ताव से असंतुष्ट थे कि उन्हें वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहने की बजाय आंतरिक रूप से ही संसाधन उत्पन्न करने होंगे। कोई भी ठोस कदम बहरहाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियां कम करने के लिए नहीं उठाए गए, बल्कि उन्हें विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा के अंतर्गत अपने शेयर घटाने के लिए ही कहा गया। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने संसद में एक वक्तव्य के माध्यम से अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इस नीति का मुख्य जोर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में व्यापक रूप से फैले कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना था। इस नीति में लघु क्षेत्र को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया: कुटीर एवं घरेलू क्षेत्र, अति लघु क्षेत्र और लघु उद्योग। 1977 की औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र के लिए विभिन्न क्षेत्र निर्धारित किए गए: बुनियादी उद्योग, पूंजीगत वस्तु उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची से बाहर के अन्य उद्योग। 1977 की औद्योगिक नीति ने बड़े व्यापारिक घरानों के दायरे को सीमित कर दिया, ताकि उसी व्यापारिक समूह की कोई भी इकाई बाजार में प्रभुत्वशाली एवं एकाधिकारपूर्ण स्थापित करने की स्थिति हासिल न कर सके। इसने श्रमिक अशांति की घटनाओं को कम करने पर जोर दिया। सरकार ने दुकान के स्तर से लेकर बोर्ड स्तर तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। इसकी आलोचना भी की गई। औद्योगिक नीति 1977 की गंभीर आलोचना इस आशय से की गई क्योंकि इसमें बड़े पैमाने की इकाइयों की प्रमुख स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी उपायों का अभाव था, और नीति में बड़े व्यापारिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए अर्थव्यवस्था के किसी भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई थी। सन 1980 की औद्योगिक नीति को समझते हैं। सन 1980 की औद्योगिक नीति में प्रयुक्त क्षमता के समुचित उपयोग एवं उद्योग के विस्तार के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने को लक्ष्य बनाया गया, ताकि भारतीय जनता की और अधिक वस्तुएं उचित कीमतें
पर उपलब्ध कराई जा सके। उक्त नीति में प्रस्तावित विशिष्ट उपाय कुछ ऐसे हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभावी संक्रियात्मक प्रबंधन। सार्वजनिक क्षेत्र की लुप्त होती विश्वसनीयता पुनर्स्थापित करने हेतु प्रयास, ताकि उसकी दक्षता पुनर्जीवित की जा सके। आर्थिक संघवाद को प्रोत्साहन। दूसरा, छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच विभाजन समाप्त कर एकीकृत औद्योगिक विकास का प्रस्ताव किया गया। इस उद्देश्य से पिछड़े जिलों में केंद्रीय संयंत्र स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया, ताकि उनके आसपास अनुषंगी लघु बृहद उद्योग विकसित हो सके। तीसरा, लघु उद्योग इकाइयों की पुनर्परिभाषा। अति लघु इकाइयों में निवेश की सीमा रुपए 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख, लघु उद्योगों के लिए रुपए 10 लाख से बढ़ाकर रुपए 20 लाख और अनुषंगी इकाइयों के लिए रुपए 15 लाख से बढ़ाकर रुपए 25 लाख कर दिया गया। क्षेत्रीय विषमताओं का निराकरण भी किया गया। सभी प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए उद्योगों का विसर्जन पिछड़े ग्रामीण एवं शहरी इलाकों की ओर करने का सुझाव दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, हस्तशिल्प व खादी को प्रोत्साहन दिया गया, ताकि उच्चतर रोजगार के साथ साथ उच्चतर प्रति व्यक्ति आय का भी सृजन किया जा सके। निजी क्षेत्र में अनाधिकृत अतिरिक्त क्षमता का विनियमन। उक्त नीति ने अनाधिकृत अतिरिक्त क्षमता के विनियम की प्रक्रिया को सरल बना दिया। मूलभूत वस्तुओं एवं व्यापक उपयोग की वस्तुओं समेत उद्योगों में पंजीकृत क्षमताओं से अधिक में प्रयुक्त क्षमताओं को नियमित कर दिया गया। तथापि एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया MRTP यानी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के दायरे में आने वाली फर्मों पर यह लागू नहीं हुआ। निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त अधिनियम यानी MRTP से निर्यात उन्मुखी इकाइयों को छूट देने तथा पूंजीगत माल व कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने की कल्पना की गई। वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया गया। सौर ऊर्जा, पवन विद्युत, बायोगैस, ज्वारीय विद्युत आदि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विनिर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। औद्योगिक रुग्णता। इस शर्त पर कि जानबूझकर कुप्रबंधन एवं वित्तीय अनुचित्य को सहन नहीं किया जाएगा, प्रामाणिक रुग्ण इकाइयों का जहां कहीं भी संभव हो स्वस्थ इकाइयों में विलय कर दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रकार सन 1980 की नीति के दिशा निर्देश में रोजगार सृजन वाली पूंजी गहन समृद्धि संबंधी सरोकारों को कुछ पीछे ही रखा गया। यह पूर्णतः आलोचनाओं से परे रहा, परंतु अनेक अप्रामाणिक मामलों में भी अप्रयुक्त क्षमता के विनियमन का लाभ उठाया गया। लघु उद्योग क्षेत्र में पैठ के बावजूद उसके साथ कच्चे माल के वितरण में निम्न वर्गीय व्यवहार ही हुआ। परिणामतः उद्योग पिछड़े इलाकों में विसर्जित होने के बजाय विकसित क्षेत्रों में ही संक्रेदित रह गए। नई औद्योगिक नीति 1991। 1980 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक संघ की अवधारणा को बढ़ाने देने, सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाने और पिछले 3 वर्षों के औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति को उलटने की कोशिश की और एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम
और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा में अपने विश्वास की पुष्टि की। औद्योगिक लाइसेंस नीति जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति 80 के दशक में घोषित उदारमना उपायों के समान ही थी। इस नीति में घोषित प्रमुख विनियंत्रण उपाय निम्नवत थे। पहला, नई औद्योगिक नीति ने 18 उद्योगों को छोड़कर शेष लगभग सभी क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया। यह उद्योगों में निवेश के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया गया। ऐसे उद्योगों में जहां लाइसेंस को जारी रखा जाना था, वो शामिल थे उनमें शामिल थे सुरक्षा एवं सामरिक सरोकारों, सामाजिक क्षेत्र, खतरनाक रसायनों, पर्यावरणीय मुद्दों तथा संभ्रांत वर्गीय उपभोग की मदों से जुड़े उद्योग। लाइसेंस कुछ अन्य उद्योगों में भी आवश्यक थे, जैसे कोयला, मद्य, पेट्रोलियम, चीनी, सिगरेट, खतरनाक रसायन, भेषजीय उत्पाद आदि। फिर भी विगत वर्षों में अनेक उद्योग लाइसेंस मुक्त हो चुके हैं और वर्तमान में लाइसेंसिंग श्रेणी में कुछ ही मदें रह गई हैं। इनमें कुछ उद्योग हैं जैसे मद्य, सिगरेट, खतरनाक रसायन, व्योममंडल आदि। सार्वजनिक क्षेत्र पर नीति 1991 सन 1991 की औद्योगिक नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या 17, जो कि सन 1956 के प्रस्ताव में उल्लिखित के अनुसार थी, उसको घटाकर 8 कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योगों में अब शामिल रह गए महज 8: हथियार एवं गोला बारूद, आणविक ऊर्जा, कोयला एवं भूरा कोयला, खनिज तेल, लौह, मैंगनीज, क्रोम, अयस्कों का खनन, जिप्सम, गंधक, सोना, हीरा का खनन, तांबा, सीसा, जस्ता, रांगा, मोलिब्डेनम एवं सन 1953 के आणविक ऊर्जा आदेश का अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों का खनन तथा रेल परिवहन। वर्तमान 2015 के अनुसार केवल 5 उद्योग ही मुख्य रूप से पर्यावरणीय, सुरक्षा एवं सामरिक सरोकारों के कारण अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत हैं। ये हैं मद्य पेयों का आसवन एवं किण्वन, तंबाकू के सिगार व सिगरेट में एवं विनिर्मित तंबाकू उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक व्योममंडल एवं रक्षा उपस्कर, अधिस्फोटक पलीते, सुरक्षा पलीते, बारूद, नाइट्रोसेल्यूलोज एवं माचिस समेत सभी प्रकार के औद्योगिक विस्फोटक तथा कुछ विशिष्ट खतरनाक रसायन। इस नीति में यह भी सुझाव दिया गया कि ऐसे सार्वजनिक उद्योगों को जो दीर्घकालकता से रुग्ण हैं और जो बुरी स्थिति से उबरने की स्थिति में हैं, पुनरुद्धार पुनर्वास योजनाओं को बनाए जाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR को सौंप दिया जाए, जिससे कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके। एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार पद्धति सीमा एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अंतर्गत एक निश्चित आकार सन 1985 से रुपए 100 करोड़ से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों वाली फर्मों को एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार फर्मों की श्रेणी में रखा गया। कि ऐसी फर्मों को केवल चुनिंदा उद्योगों के लिए ही अनुमति दी गई और वो भी केस टू केस स्वीकृति के आधार पर। नई औद्योगिक नीति में पूर्व स्वीकृति की वांछनीयता का निराकरण पर उक्त MRTP कंपनियों के से संबंध परिसंपत्तियों में आरंभ सीमा समाप्त कर दी गई। संशोधित उक्त अधिनियम MRTP में एकाधिकार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर ध्यान किया गया है,
जिन्हें अब बाजार के 25% शेयर पर नियंत्रण रखने वालों के रूप में जाना जाता है। अतएव नई औद्योगिक नीति ने एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधानों को विस्तार एवं सुदृढ़ता प्रदान की है। विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी समझौतों पर नीति। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों एवं विदेशी निवेश के मामले में पहले यह जरूरी था कि प्रत्येक परियोजना हेतु विशिष्ट स्वीकृति ली जाए। इससे विलंब हुआ करता था और सरकारी हस्तक्षेप से व्यापार निर्णयों पर एक दुष्प्रभाव भी पड़ता था। नई औद्योगिक नीति 1991 ने 51% विदेशी इक्विटी तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु स्वतः स्वीकृति की अनुमति दे दी। ऐसे उद्योगों में जिनमें इस प्रकार की स्वतः स्वीकृति दी जाती थी, महत्वपूर्ण निर्यात संभावना वाले औद्योगिक कार्यकलापों की एक व्यापक श्रृंखला थी, जिसमें पूंजीगत माल, धातु परिशोधन संबंधी, मनोरंजन एवं इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य प्रसंस्करण आदि आते थे। 100% विदेशी निवेश की अनुमति वाले उद्योग कुछ इस प्रकार से हैं। सभी विनिर्माण क्रियाकलापों हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दूसरा, विद्युत के क्षेत्र में निवेश। तीसरा, तेल शोधन। चौथा, कुछ क्रियाकलापों के लिए दूरसंचार क्षेत्र। और पांचवा, इतर तटीय जोखिम पूंजी निधि कंपनियों जो घरेलू जोखिम पूंजी उपक्रमों में निवेश करती हों आदि। अनिवार्य विनिमयता अनुच्छेद का निराकरण। आइए इसे समझते हैं। चूंकि भारत में औद्योगिक निवेश का अधिकांश वित्तीयन बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण से ही होता था और होता भी है, इन संस्थानों की शर्तों में एक अनिवार्य विनिमयता अनुच्छेद शामिल होता था। यह अनुच्छेद उनके ऋणों के कुछ भाग को इक्विटी के बदलने के विकल्प हेतु व्यवस्था देता था। इस अनुच्छेद की व्याख्या ऐसे निजी फर्मों द्वारा अनुचित बताकर की गई, जो डरती थी कि इससे कहीं उनके उपक्रमों को वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना ना शुरू हो जाए। नई औद्योगिक नीति ने व्याख्या दी कि वित्तीय संस्थान विनिमयता अनुच्छेद को लागू ना करें। सन 1991 की नई औद्योगिक नीति ने तदनुसार औद्योगिक क्षेत्र को उदारीकृत, वैश्वीकृत एवं निजीकृत किए जाने का भी सुझाव दिया। इस दिशा में सुधारों के 3 समूह बनाए गए। ये सुधार समूह थे: पहला, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का अनियमितीकरण, अनुज्ञा समापन, विनियंत्रण तथा नौकरशाही निराकरण। दूसरा, एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार पद्धति MRTP अधिनियम के माध्यम से सरकार हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। तीसरा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों को सरल बनाने हेतु अनेक कदम उठाया जाना है। ये सभी कदम 1991 में उठाए गए और तभी से सतत उदारीकरण मापदंड प्रत्येक नए बजट में हर वर्ष अपनाए जाते रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में रुझान। योजना अवधि के एक ओर से दूसरी ओर तक भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तन निम्नलिखित विशिष्ट चरणों में बांटे जा सकते हैं। पहला चरण 1950 से 1951 से 1964-65 तक। दूसरा चरण 1965-66 से 1979-80 तक। तीसरा चरण 1980-81 से 1990-91 तक। और चौथा चरण 1991-92 से और उसके बाद तक। चरण 1 1951 से 1955। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, पटुआ कपड़ा, लौह एवं इस्पात तथा सामान्य अभियांत्रिकी जैसे उद्योग मूल्य वर्धन एवं उत्पादन मूल्य दोनों के लिहाज से प्रभावशाली थे।
रोजगार की दृष्टि से भी ये उद्योग प्रधान रहे। इन उद्योगों के अंतर्गत कुल वर्धित मूल्य का 87% तथा कुल रोजगार का 86% भाग रहा। औद्योगिक उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 1951-55 की अवधि में 5.7% तथा 1955 से 60 की अवधि में 7.2% रहा। उत्पादन की वृद्धि दरों में निम्नलिखित रुझान देखे गए। सन 1957 से धातु, यंत्र समूह एवं रसायन उद्योगों की दिशा में उत्पादन विचलन देखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हो जाने पर जोर इस्पात, एल्युमिनियम, रासायनिक, उर्वरक एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर क्षमता वर्धन पर दिया जाने लगा तथा द्वितीय योजना के दौरान जोर भारी विद्युत उपस्कर, भारी संधानी भट्टी, भारी अभियांत्रिकी यंत्र समूह आदि पर भी दिया गया। इन उद्योगों को नियोजित व्यय के अनुपात स्वरूप आवंटन द्वितीय योजना में 70% और तीसरी योजना में 80% रहा। इस अवधि में तेल अन्वेषण, कोयला एवं आणविक ऊर्जा की दृष्टि से विकास का भी बीड़ा उठाया गया। तीसरी योजना में औद्योगिक विकास में मुख्य भूमिका निजी निजी क्षेत्रों को सौंपी गई, जिसका उद्देश्य था इस्पात, यंत्र निर्माण आदि जैसे उत्पादक वस्तु उद्योगों में अर्थव्यवस्था को स्वपोषी बनाना ताकि बाहरी सहायता पर निर्भरता को कम किया जा सके। निजी क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के विस्तार का सुझाव दिया गया। इस प्रकार इस चरण में देखी गई औद्योगिक उत्पादन में उच्च समग्र वृद्धि का श्रेय दूसरी एवं तीसरी अवधियों के दौरान मूल एवं पूंजीगत वस्तुओं में निवेशों एवं परिणामों को दिया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 1951 से 1980 को प्रतिशत रूप में समझ सकते हैं। मूल वस्तुएं जो 1951-55 में 4.7% थी और 1955-60 में बढ़कर 12.1%, 1960 से 65 में 10.4% और 1965 से 76 में घटकर 6.5% और फिर 1974 से 1979 में 8.4% रही। वहीं पूंजीगत वस्तुएं 1951-55 में 9.8%, 1955 से 60 में 13.1%, 1960 से 65 में 19.6% और 1965 से 76 में काफी घटकर 2.6% और फिर एक बार वृद्धि 1974 से 1979 में 5.7% के रूप में देखी गई। माध्यमिक वस्तुएं, इनका प्रतिशत 1951 से 55 में 7.8% रहा, 1955 से 60 में घटकर 6.3% और फिर 1965 से 60 से 65 में 6.9% तक बढ़ा, लेकिन 1965 से 1976 में काफी घटकर 3.0% और फिर 1974 से 1979 में बढ़कर 4.3% रहा। उपभोक्ता वस्तुओं को देखा जाए तो उनमें जो उत्पादन में वृद्धि थी वो 1951 से 55 में 4.8%, 1955 से 60 में 4.4%, 1960 से 65 में थोड़ी सी आंशिक वृद्धि से 4.9% और फिर घटकर 1965 से 76 में 3.4% और फिर 1976 से 1979 में बढ़कर 5.5% रहा। चरण दूसरा 1966 से 1980 की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहले से 1965 से 1976 तक की अवधि को औद्योगिक वृद्धि में तीव्र मंदन दिखाई दिया। 1960 से 65 के दौरान 9% से 1965 से 76 के दौरान 4.1% ही रहा। इसने संरचनात्मक पश्चागमन की दृश्य धारणा के संकेत दिए, जैसे कि औद्योगिक विकास के दीर्घ अवधि दृष्टिकोण से वस्तुओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूंजीगत वस्तु
उद्योग समूह के कार्य प्रदर्शन ने साक्ष्य दिया था। इस समूह ने प्रथम योजना में 9 दिसंबर 8% प्रति वर्ष से द्वितीय योजना में 13 दिसंबर 1% और आगे तीसरी योजना में 19 दिसंबर 6% की ओर एक संगत और महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की थी। परंतु यह तेजी से फिसलकर 1965 से 76 में मात्र 2 दिसंबर 6% ही रहा और थोड़े से सुधार के बाद 1974 से 1979 के दौरान 5% हो गया। इस मंदन एवं पश्चागमन के विभिन्न कारण कुछ ऐसे रहे। बाह्य कारण, इन कारणों की वजह रहे 1965 व 1971 का 2 युद्ध। साथ ही कुछ वर्षों अनावृष्टि की स्थिति देखी गई। ऊपरी संरचनात्मक बाधाएं एवं अवरोध बने रहे और 1973 में तेल का संकट भी आया। कृषि क्षेत्र का असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन, कृषि क्षेत्र में निम्न वृद्धि भी औद्योगिक क्षेत्र के मंदन हेतु जिम्मेदार रही, जिसकी वजह से एक ओर कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हुई तो दूसरी ओर औद्योगिक वस्तुओं हेतु मांग पर कम रही। वास्तविक निवेश में कमी, वास्तविक निवेश महत्वपूर्ण रूप से घटता ही देखा गया, खासकर चरण 2 में सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसने औद्योगिक क्षेत्र को का समृद्धि को प्रभावित किया। वस्तुतः न सिर्फ सार्वजनिक निवेश में बल्कि निजी निवेश में भी कमी देखी गई और इसकी वजह थी निवेश हेतु प्रेरणा का अभाव, क्योंकि निजी क्षेत्र को प्रेरणा स्रोत ही उनके निवेश में प्रोत्साहन लेकर आती है। आय वितरण एवं मांग कारक, आय एवं धन संपत्ति की अतीव विषमताओं के कारण औद्योगिक वस्तुओं हेतु बाजार आबादी के शीर्ष 10% तक ही सीमित था। तदनुसार जनसंख्या के इस वर्ग की मांग पूरी हो जाने के बाद न सिर्फ मांग का और अधिक विस्तार बाधित हो जाता है, बल्कि इससे उपभोक्ता वस्तुओं हेतु मांग भी सीमित हो जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप यंत्र समूह एवं पूंजीगत वस्तुओं हेतु मांग भी सीमित हो जाती थी। औद्योगिक वृद्धि पर नीति प्रतिबंध, गलत औद्योगिक नीतियां, लाइसेंसिंग की जटिल नौकरशाही व्यवस्था, नियंत्रणों की अनुपयुक्त एवं अदक्ष व्यवस्था आदि को भी उपर्युक्त औद्योगिक मंदन में योगकारी कारकों के रूप में भी पहचाना गया है। चरण 3 जो 1981 से 1991 तक रहा, औद्योगिक समृद्धि के तीसरे चरण के अंतर्गत छठी और सातवीं 2 योजना अवधि के एक ओर से दूसरी ओर तक फैली 80 के दशक की अवधि आती है। 1980 के दशक की यही वह अवधि है जिसमें औद्योगिक समुत्थान का अनुभव हुआ। इस अवधि के पूर्वार्ध 1981 से 85 में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 6 दिसंबर 4% हो गई और 1950 से 90 में यह 8 दिसंबर 5% हो गई। यह गति 1990 से 91 में बनाकर रखी गई, जबकि औद्योगिक वृद्धि की वार्षिक दर 8 दिसंबर 3% ही रही। पूंजीगत पदार्थ उद्योग ने सन 1980 से 1985 के दौरान 61 दिसंबर 2% की वार्षिक वृद्धि को दर्ज कराया। 1985 से 1990 में इसकी वृद्धि दर में तेज बढ़ोतरी का अनुभव 14 दिसंबर 8% के रूप में हुआ और फिर उन्होंने अपनी कारगुजारी में और सुधार कर 1990 से 91 में 17 दिसंबर 4% की वृद्धि को दर्ज कराया। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं हेतु वृद्धि दर भी 1981 से 1985 में 14 दिसंबर 3% की ऊंचाई पर रहा, परंतु वह 1990 से 1991 में 14 दिसंबर 8% की वृद्धि दर्ज कराकर कुछ और सुधार लाया गया। मूल वस्तु उद्योगों ने 1981 से 1985 व 1985 से 1990 के दौरान क्रमशः 8 दिसंबर 5 व 7 दिसंबर
4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर कायम रखी, परंतु यह 1990-91 में गिराकर मात्र 3.8% ही रह गई। 80 के दशक में औद्योगिक समुत्थान हेतु उत्तरदायी मुख्य कारक निम्नवत पहचाने गए। 80 के दशक में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को प्रतिशत के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। मूल वस्तुओं में वृद्धि जो 1951 से 85 के बीच 8.7 तक पहुंची थी, वही 1990 से 91 में घटकर 3.8% हो गई। पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि देखी गई, जो कि 1981-85 में 6.2% और वहीं 1985-90 में 4.8 और 1990-91 में 17.4% रही। माध्यमिक वस्तुओं की उत्पादन में वृद्धि 1951 से 85 में 6.2 और 1985 से 90 में 6.4, जो कि थोड़ा आंशिक घटकर 1990-91 में 6.1% हो गई। वहीं उपभोक्ता वस्तुओं में एक वृद्धि देखने में आई। 1980-81 में जो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि थी, वो 5.1 थी, जो कि बढ़कर 1985-90 में 7.3 और 10.4 1990-91 में हो गई। नई औद्योगिक नीति और उदारवादी राजकोषीय व्यवस्था का आरंभ। सरकार द्वारा औद्योगिक एवं व्यापार नीतियों का उदारीकरण 80 के दशक में औद्योगिक समुत्थान हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक रहा है। प्रवेश एवं विस्तार के घरेलू अवरोधों को घटाया गया, प्रौद्योगिकी एवं माध्यमिक सामग्री आगतों की बेहतर सुलभता सुनिश्चित की गई और एक उदार राजकोषीय व्यवस्था ने समुत्थान हेतु वांछित प्रेरणा प्रदान की। कृषि क्षेत्र का भी योगदान देखा गया। देश के कुछ क्षेत्रों में किसानों की वर्धित संपन्नता के कारण औद्योगिक वस्तुओं हेतु अतिरिक्त मांग पैदा हुई। सेवा क्षेत्र की समृद्धि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 80 के दशक में सभी सेवाओं पर सरकारी खर्च में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, खासकर रक्षा एवं लोक प्रशासन में। परिणामतः उपभोक्ता वस्तुओं की मांग तथा उससे प्रेरित होकर उनका उत्पादन बढ़ा, जिससे औद्योगिक समृद्धि की दर में उछाल आया। 80 के दशक में ऊपरी संरचना के क्षेत्र में निवेश का पुनर्जागरण हुआ, तो इस कारण से अवसंरचना भी एक कारक बनी। बेहतर ऊपरी संरचना की उपलब्धता ने औद्योगिक क्षेत्र के दक्षता स्तर को बढ़ाने में योगदान दिया। चरण 4 उत्तर 1991। 90 के दशक में भुगतान संतुलन संकट के कारण 1991-92 में उत्पादन गिरा, परंतु उसके बाद 4 वर्षों उठकर उसे उठाया गया और ये उठकर 1995-96 में अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। उसके बाद 2002 और 2003 तक 7 वर्षों में तीव्र मंदन देखा गया। सन 2003 से 2004 से 2007-8 तक अन्य 4 वर्षों में एक दूसरा उत्कर्ष देखा गया। 1991-92 से 19 वर्षों यानी कि 1992 से 2010 के दौरान उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं अपनी तीव्रतम गति से 9.3% प्रति वर्ष की दर से और 8.1% प्रति वर्ष की दर से पूंजीगत वस्तुएं बढ़ी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने उत्तर सुधार अवधि में सेवा क्षेत्र में उच्च वृद्धि का अनुभव किया, जिसका अंश 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के 44% से 2009-10 में 57% तक बढ़ा। इसी अवधि में कृषि क्षेत्र का अंश 33% से घटकर 17% से ही तक रह गया और औद्योगिक क्षेत्र का अंश 1991-92 में 23% से थोड़ा सा बढ़कर 2009-10 में 26% तक हो गया। औद्योगिक समृद्धि जो 1991-92 में बहुत निम्न महज 1% से भी कम थी, 1993-94 में बढ़ी और 1995-2000 में यह गिरकर
5 दिसंबर 5% के आसपास ही रह गई। इन सविराम उतार चढ़ावों के बावजूद 1995-2005 की 10 वर्षीय अवधि और तदंतर 2005 से 13 की 7 वर्षीय अवधि के दौरान भारतीय उद्योगों में समग्र रूप से 6.8% वार्षिक वृद्धि हुई है। इसके वांछित वृद्धि से कम रहने के उत्तरदायी माने गए कारकों में शामिल है औद्योगिक वृद्धि प्रत्याशा के अनुकूल नहीं हुई, क्योंकि श्रम गहन उद्योगों में वृद्धि दर बढ़ी नहीं, जिससे औद्योगिक रोजगार एवं उत्पादन जस का तस रहा। पर्याप्त ऊपरी संरचना, निर्यात ऋण एवं अनुपयुक्त समष्टि अर्थशास्त्रीय नीति वातावरण के अभाव में भारत का निर्यात कौशल एवं प्रौद्योगिकी गहन उत्पादों तक ही सीमित रहा। यद्यपि इसमें उत्पादन हेतु प्रतिस्पर्धात्मकता एवं बड़ी संख्या में अन्य उत्पादों का निर्यात शामिल था। औद्योगिक वृद्धि दर में गिरावट हेतु जिम्मेदार कुछ अन्य कारक हैं। सन 1997 में निर्यात वृद्धि में गिरावट, 1995-96 में अपनाई गई अनम्य मुद्रा नीति और दबी घरेलू मांग की त्वरित संतृप्ति। उत्तर उदारीकरण औद्योगिक उत्पादन समृद्धि में भी मूल वस्तुओं में महज थोड़ी सी वृद्धि देखी गई। पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि 2001-2010 में 12.6% थी और माध्यमिक वस्तुओं में 2001-2010 तक में 5.9% थी। तथापि मुख्यतः कुछ संरचनात्मक विकृतियों के कारण भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का कार्य प्रदर्शन कुछ अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के जैसा उत्तम नहीं रहा। ये विकृतियां हैं क्षेत्रों में श्रम के पुनर्आवंटन संबंधी समस्याएं, अत्यधिक लघु फर्में, फर्मों के निम्न उत्पादन, निकृष्ट बाजार उन्मुखता और दुराग्रही राज्य स्वामित्व आदि। बाद के वर्षों के दौरान हुए सुधारों ने बहरहाल सरलतर आयात एवं नई फर्मों के प्रवेश के साथ घरेलू बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी। फिर पूंजीगत वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य में गिरावट देखी गई, जिससे स्थायी निवेश अधिक लाभकारी हो गया। इससे संकेत मिलता है कि इन वस्तुओं की उन्नत गुणवत्ता, किस्म एवं बिक्री उपरांत सेवा के साथ औद्योगिक वस्तुओं में एक क्रेताओं का बाजार उभर कर आया है। उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जिससे चीन से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिली है। प्रतियोगिता के दबाव ने नवोत्पाद एवं उत्पाद विकास को प्रोत्साहित किया है। अपेक्षाकृत उन्नत विनिर्माण उद्योगों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के कारखानों एवं फर्मों का अधिग्रहण एवं प्रबंधन करने में भारतीय उद्योगों की क्षमता उनकी वर्धमान शक्ति एवं महिमा का ही प्रतीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यह इसकी स्थापना कालदोषी एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार पद्धति आयोग MRTPC के स्थान लेने के लिए की गई। इसका उद्देश्य उन प्रथाओं का निराकरण करना और इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना रहा जो विभिन्न उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूलता प्रभावित करती थी। सन 2002 का प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारदर्शी प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों द्वारा एक समतल क्रीड़ा क्षेत्र स्थापित कर उत्कृष्टता हेतु प्रतिस्पर्धा की भावना पोषित करने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम ने एक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग गठित किए जाने का आह्वान किया। वर्ष 2003 में स्थापित होकर यह वर्ष 2009 तक पूरी तरह सक्रिय हो गया। इसके विशिष्ट कार्य निम्नवत हैं। ऐसे किसी भी प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार पर नियंत्रण हेतु एक बाजार नियामक की भूमिका निभाना जो प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकता हो, किसी भी उद्यम अथवा समूह द्वारा प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग रोकना, ऐसे विलयन एवं अधिग्रहण को नियंत्रित करना जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हो, तथा पक्ष समर्थन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर जागरूकता लाना और प्रशिक्षण प्रदान करना। अपने कार्यकाल के 7 वर्षों के दौरान उक्त आयोग में सीमेंट, मोटर वाहनों, औषधियों, स्थावर संपदा एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं जैसे विविध उद्योगों में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। विलयन एवं अधिग्रहण के मामले में लगी ऊंची ऊंची रकमों के मद्देनजर उक्त आयोग के कार्य में हस्तक्षेप न करने के लिए सरकार को भी श्रेय दिया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण द कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉम्पैक्ट ने
उक्त आयोग के अनेक आदेशों को निरस्त किया है, जो कि मुख्यतः प्राकृतिक न्याय के उस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे थे, जो न्याय के समक्ष प्रत्येक पक्ष को निष्पक्ष रूप से सुने जाने की व्यवस्था देता है। उक्त आयोग की वैधता संबंधी सरोकार भी है, क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक एवं सेबी जैसे अन्य क्षेत्र विशिष्ट विनियमा विनियामकों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता है। उक्त आयोग के समक्ष भावी चुनौतियों में उसकी प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाना शामिल है, ताकि विलयन संबंधी कागजी कार्रवाई में कम समय लगे। चूंकि इस आयोग को भारत में व्यापार करने में अवरोध के रूप में देखा जा रहा है, उसे स्वयं सिद्ध करना है कि उसकी भूमिका बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। आज के लिए बस इतना ही अध्यापन। अगले अंक में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।